नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था के साथ अब हम लोग ने चिकित्सा व्यवस्था पर बेहतर कार्य करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका साक्षात्कार इंटरव्यू दिखा रहे हैं और हम अवेयरनेस के चाहते हैं कि ताकि जिस बीमारी से संबंधित मरीज हो वो कम से कम हमारे कार्यक्रम को देखकर अवश्य जागरूक हों ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हो और किसी भी तरह गुमराह ना हो। हम बता दें अभी हम मेट्रो हॉस्पिटल में है। मेट्रो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ डॉक्टर रूही यास्मीन, जिनके बारे में हम ये कहेंगे कि लगातार कई खिताब उन्हें मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं इनके बेहतर कार्य के लिए। हम कहें बिहार में IVF निसंतान जो मरीज हैं उनके लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं डॉक्टर रूही यास्मीन। सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिला मंच में। धन्यवाद। नमस्ते हमारे सारे प्यारे दरभंगा वासियों को। और आज मैं आप लोगों से जो इनफर्टिलिटी है उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं और अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। तो हम आपको लगातार हमारा यह कार्यक्रम देखिए, आधे घंटे आपको पता लगेगा कि आखिर जो निसंतान मरीज हैं जिन्हें घर परिवार समाज से उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है, उन्हें उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है जब उन्हें कोई कहता है कि एक बांझ है। तो महिला के लिए बांझ जो शब्द है वो एक कलंक का टीका है। लेकिन हम बता दें समाज में इसे विकसित करने के लिए जो डॉक्टर रूही यास्मीन ने अपने IVF सेंटर मेट्रो हॉस्पिटल में जो लगाया है उसे कई महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर उभरी हैं लगातार। सबसे पहले ये जो बांझपन है जिसके कहा जाता है निसंतान में, क्या क्यों होता है और ये क्या है इसका? ये बांझपन जो है एक समाज में बहुत बड़ा औरतों पे अभिशाप थोप दिया गया है। ये मेनली औरतों का नहीं है। आजकल जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, जो बांझपन के पेशेंट आते हैं, उसमें मैक्सिमम उनके हस्बैंड भी होते हैं। तो पति जैसे कि विमेंस जो है 40% के चांस है उनमें इंसिडेंस है और मेल में 30 to 40%, मतलब लगभग इक्वल ही है। तो जरूरी है कि मेल का भी जांच हो, फीमेल का भी जांच हो, तब जाकर पता हो सकता है कि असल में दिक्कत है कहाँ पे। कभी कभी दोनों में भी होता है, 10% पे दोनों में हो सकता है। इसलिए दोनों का दिक्कत पता करना है। ये कब पता करना है हम लोग को? जब वो शादी के 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने हस्बैंड के साथ कर रही हैं लेकिन फिर भी उनको संतान नहीं रुक पा रहा है, तब उन्हें इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट के पास जाना है और पता करना कि आखिर क्या बात है कि अभी तक ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाया है। तो इस परिस्थिति में जो हम बताएं कि जो ये जो कारण है इसमें जैसे मैडम ने कहा कि मेल और फीमेल दोनों में लगभग ये पाए जाते हैं जिस वजह से ये समस्या होती है। तो ये शादी कितने एज से प्रारंभ होती है? एज फैक्टर भी होता है इसमें क्या? हाँ, जरूर एज फैक्टर इसमें बहुत बड़ा इसमें अपना रोल अदा करता है। एज फैक्टर ये है कि ऐसे लड़कियों की शादी तो 18 to 20 ईयर्स में या मोस्ट प्रोबेबली 25 तक हो जानी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि सारी लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड होती हैं। उन्हें लगता है कि पहले अपना कैरियर बना लें, कुछ बैंक बैलेंस हो जाए, फिर शादी करेंगे, या शादी हो भी जाता है तो फिर फर्स्ट इशू वो करने में टाइम लगाती हैं। सोचती कि नहीं, पहले थोड़ा सा स्पेस रखें, कुछ अपना कैरियर बना ले, और इस चक्कर में उनका एज 30+ हो जाता है। तो इनफर्टिलिटी का कुछ तो समस्या एज फैक्टर भी है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है। कभी कभी तो 35 में भी बहुत फर्टाइल होती है औरत, लेकिन एज समस्या होता है इसमें। तो कितने एज तक की होता है कि अगर मान लीजिए बहुत कैरियर ओरिएंटेड जो लड़कियां होती हैं वो चाहती हैं कि 30-35 तक नहीं करें, तो क्या इससे प्रॉब्लम होती है? अगर प्रॉब्लम हो सकता है क्या, या फिर इस तरह का कोई? जी, इससे ये होता है कि एज जैसे जैसे बढ़ता है लड़कियों में जो अंडाणु बनने का प्रवृत्ति होता है, जो क्षमता होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। ओवारियन रिजर्व जिसे कहा जाता है, ओवारियन रिजर्व उनका कम होने लगता है, जिससे अंडाणु बनना कम हो जाता है। और फिर या तो फिर एज के साथ साथ वो स्ट्रेसफुल लाइफ, कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ वो अपना बिताती हैं। इसके वजह से आजकल बहुत बड़ी एक समस्या जो इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण बन चुका है वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, जो आजकल लड़कियों में बहुत पाया जा रहा है। और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो आ रही है इनफर्टिलिटी के पेशेंट उनमें 80% हम लोग देख रहे हैं कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज है और इसके वजह से उनमें बच्चा नहीं रुक पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया। एज तो एक है ही, साथ में पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज भी उनको हो जा रहा है। तो ये जो है बाहर का जंक फूड खाने से, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होने से, पॉल्यूटेड लाइफ होने से ये PCOD की समस्या होती है। जो PCOD आपको बाद में थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे।
तो अभी आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष कि आखिर IVF जो सेंटर है उसमें किस तरह के मरीज, एज फैक्टर कितना है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स आजकल हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप हो, और इस गैप के चक्कर में ये समस्या उनमें बढ़ती जाती है। सवाल ये है कि जब इसे आभास होता है तो वो किस तरह आती है और जांच किस तरह होती है, जांच में किस तरह के प्रोसेस है जांच के और क्या? अभी हमारे पास जो पेशेंट आती हैं, सबसे पहले उनका काउंसलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इतनी डिप्रेशन में आती है। वो बस आती हैं और बोलती हैं, मैडम हमारे जो अगल बगल वाले समाज के लोग, हमारे अपने ससुराल के ही लोग इतना बोलते हैं कि एकदम वो दिन रात क्राइंग, बस दिन रात रोती रहती है, डिप्रेशन में चली जाती है, लो मूड हो जाता है। तो ऐसे में मतलब ऐसा बोलती है कभी कभी कि सुसाइड करने का ही मन करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग के यहाँ ये कि उनका काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये कि देने वाला ऊपर वाला है, हम लोग का काम है जो जरूरी है उसको ठीक करना। इसलिए उनका काउंसलिंग करके उन्हें हम लोग खुश रहना बताते हैं सबसे पहले कि आप खुश रहिए, आपका 80% प्रॉब्लम 50% करीब तो सॉल्व भी हो जाता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ को सबसे पहले हटाना है। गांव के समाज का काम ही है बोलना, उनको बोलते रहने दीजिए, आप सुनना छोड़ दीजिए। हाँ, आप अपने काम से मतलब रखिए। तो फिर वही है कि उनके डिप्रेशन से हमको हटाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद से हम लोग उनको कुछ जांच कराते हैं, जैसे कि हार्मोनल टेस्ट हो गया, ट्यूब टेस्ट हो गया। तो हार्मोनल टेस्ट में आजकल थायराइड का भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, अब तो रूटीनली होने लगा है थायराइड का टेस्ट। हाइपोथायराइडिज्म से बहुत सारी पीड़ित महिलाएं हैं जिसमें मेंस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हार्मोनल टेस्ट में थायराइड का हो गया, आपको प्रोलैक्टिन हो गया, सीरम FSH हो गया, LH हो गया, ये तो अपना ब्लड का हो गया। इसके अलावा हम लोग ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराते हैं। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट क्या होता है? ये जो होता है एक जो हमारे यहाँ जो है ये जो बच्चेदानी होता है, इसमें ना दोनों साइड में ट्यूब होता है ना, जो या अंडाशय में अंडा बनता है, जिसको ये पकड़कर ये यहाँ से ले जाता है एक को, तो यहाँ पे आता है और इधर से हस्बैंड का कीड़ा जाता है और यहाँ पे फर्टिलाइज करके बच्चा बनता है, जो बच्चा एम्ब्रियो जो यूट्रस में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, इतना पतला रास्ता ये है ना, पतला रास्ता है, तो ये आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे एक उसका बन भी रहा है, अच्छा खासा अंडा उसका बन रहा है, ओवारियन रिजर्व बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसका रास्ता बंद है, वो नहीं आ पाएगा। इसके हम टेस्ट कराते कि खुला है कि बंद है। हाँ, इसको हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी कहते हैं, जो एक तरह का एक्सरे है। बहुत ही ये इजी टेस्ट है। इसमें एक डाई डाला जाता है नीचे से और ऊपर से एक्सरे ले लिया जाता है। इससे हम लोग को ये पता चल जाता है, अगर ये स्पिलेज इससे बाहर निकला डाई तो समझ जाएंगे कि पेटेंसी है, अगर नहीं है तो फिर हम लोग ट्यूब खोलते हैं। ट्यूब खोलने का हमारे यहाँ बहुत सारा उपाय है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं बिल्कुल आप घबराइए नहीं, इसमें डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, आपकी ट्यूब को खोल दी जाएगी। इसके लिए हम लोग लैब हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। लैब हिस्ट्रोस्कोपी में ट्यूबल कैनुलेशन करके हम लोग ट्यूब को खोल देते हैं, तो मैक्सिमम चांस में ट्यूब खुल जाता है। फिर उसको प्रेगनेंसी हो जाता है, एक ये टेस्ट हो गया। दूसरा ये हुआ कि बहुत एज में भी पेशेंट आती हैं तो उनका ओवरियन रिजर्व कम हो गया, अंडा ही नहीं बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग सीरम AMH कराते हैं, एंटी बुलेरियन हार्मोन, कि उनका अंडा बनाने का भी क्षमता कितना है। अगर बहुत कम आया तो हम लोग को लगता है कि मतलब अभी बन सकता है, तो फिर उसके लिए हम लोग 3 मंथ का मेडिसिन देते हैं कि ओवरियन रिजर्व को थोड़ा बढ़ा दें। हाँ, फिर ओवरियन रिजर्व को बढ़ा के हम लोग काम करते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ 56 to 58 ईयर्स में भी पेशेंट कंसीव करके IVF से गई हैं, क्योंकि उनमें तो अंडा बन ही नहीं रहा था। वैसे लोगों के लिए हम लोग डोनर अंडा लेते हैं, जो 18 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, जो उसको पहले से 1 या 2 बच्चे हैं, तो पता है कि उसका ये फर्टाइल है अंडा। तो वैसे लोग का हम लोग अंडा लेकर फिर उसके हस्बैंड का कीड़ा लेकर इंक्यूबेटर में हम लोग एम्ब्रियो बना के तब उसमें हम लोग बच्चेदानी में उसके इम्प्लांट करते हैं, तो उससे बच्चा होता है। और अभी हम लोग गोद में खिला रही हैं, हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि वो जब अभी आती है तो बोलती है कि मैडम, मेरा पूरा गांव ये बोलता है कि मैडम तो पत्थर में फूल खिला दी है। तो 56 साल में वो अपना लैक्टेशन भी कर रही है और बच्चा भी खिला रही है। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के ज़्यादा आलोचना होती है और किसी की महिला के लिए एक बड़ा कलंक साबित होता है। ऐसे महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी आ जाए, अगर उनके चेहरे से निराशा के भाव हट जाए और वो खुशी खुशी अपने बच्चे के लिए, जीवन यापन के लिए जो सामने आती है, तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर उनके लिए निश्चित तौर पर जीवनदान ही है। ऐसे में डॉक्टर रूही यास्मीन, आपने कहाँ से इसको ये आपने ट्रेनिंग ली है या फिर कहाँ पर आपने ट्रेनिंग मैंने कोलकाता में लिया, डॉक्टर BN चक्रवर्ती IRM हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनके यहाँ हमने ट्रेनिंग किया। और कहाँ आपने ट्रेनिंग? और भी बहुत जगह हम लोग गए हैं। PC महापात्रा सर के यहाँ गए हैं, महाराष्ट्र में गए हैं,
और मतलब जाते रहते कुछ कुछ दिन पे, है ना, कुछ नया सीखने के लिए। तो हम बता दें कि लगातार इस तरह के केसेस पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कोई बांझ जो महिला है वो पहले जादू टोना, कभी आपको मौलाना हो या पंडित हो, इसके चक्कर में जा करके ये लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन जो मेडिकल फील्ड की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो डॉक्टर रूही यास्मीन ने सबसे पहले बिहार के दरभंगा में इस तरह का क्षेत्र में ला करके एक नए तरीके से मेट्रो हॉस्पिटल को, जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का इन्होंने ओपनिंग किया था, उस समय लोगों को विश्वास नहीं था कि ये काम संभव हो पाएगा या दरभंगा अभी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ के सारे कलकत्ता जाते थे। लेकिन लगातार यहाँ बढ़ती मरीजों को देखते हुए इन्होंने बेहतर इलाज किया। कितने समय पीरियड लग जाते हैं जब कोई मरीज आपके यहाँ आता है उसके बाद से लेकर के? जी, हम लोग जब शुरू में अपना IVF सेंटर नॉर्थ बिहार में सबसे पहले खोलने वाले थे, तो बहुत लोगों ने हम लोगों को हताश किया था कि नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, दरभंगा में इतनी छोटी जगह में नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसको प्रूव करके दिखाया। थैंक अलमाइटी अल्लाह, थैंक गॉड कि आपने इस लायक मुझे बनाया कि मैं जो बांझ औरतें हैं उनके शून्य आंगन में किलकारी भर पा रही हूँ। इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती है मेरे लिए। और कितना समय लगता है जब कोई मरीज आते हैं आपके पास, उसके बाद टेस्ट से लेकर के उनका पूरा प्रक्रिया में कितने समय लगता है? बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारे पास जैसे पेशेंट आए उनका हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, उसके बाद से वो सारे पेपर्स, अगर बाहर से भी बहुत सारी करा के आती हैं IVF फेल्योर, दिल्ली से, बॉम्बे से बहुत सारी 2-2, 3-3 IVF फेल्योर है, 1 तो 6-6 IVF फेल्योर आई हुई है मेरे पास। तो उन लोग के सारे पेपर्स पहले हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे, कहाँ पे इनकी कमी रह गई है जो अभी तक नहीं हो पाया, वो एक दिन में पूरा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग उसको कुछ टेस्ट लिखते हैं। हार्मोनल टेस्ट हो गया, वो हार्मोनल टेस्ट का रिपोर्ट एक दिन में आ जाता है, आजकल तो सेम डे भी हम लोग को रिपोर्ट मिल जाता है। उसके वजह से उनको हम लोग एडवाइस कर देते हैं। अगर वो लोग तैयार हुए कि हमको IVF करना है, तो उससे बस नेक्स्ट मंथ में जिस दिन उनका मेंस आया, मेंस के पहले दिन से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और मेंस के करीब 15वें दिन हम लोग एम्ब्रियो डाल देते हैं। और फिर उसके से 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाती है कि क्या हुआ, पॉजिटिव आया, तो फिर उनको जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे पेशेंट रहते हैं बस वैसे ही रहने बोलते हैं। नॉर्मल काम अपना करना है, बहुत ज़्यादा एकदम बिस्तर पे लेट के भी नहीं रहना है, लेकिन सीढ़ी चढ़ने, भारी सामान उठाने से मना करते हैं, लेकिन नॉर्मल काम करते रहना है। तो इसमें जो प्रकृति का और ये अप्रकृतिक में क्या अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस लगता है आपको? जी, बस ये देखने का है कि प्रकृति, ये भी प्राकृतिक ही है, कोई अप्राकृतिक इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें भी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऊपर वाला ही कराता है। बस इसमें कुछ हम लोग टेक्निक डालते हैं जो अंदर में नहीं हो पा रहा था, वो बाहर में करके और उसको देते हैं, तो ऊपर वाला ही उसको फर्टिलाइज कराता है। तो इसको बिल्कुल नेचुरल बोलेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि इसमें नेचुरल से अलग होता है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। तो हम बता दें लगातार इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पहले ये बात नहीं था, कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको लड़की है और उनका जब 10-15 साल के बाद गैप हो गया, नहीं हुआ, तो वो उनकी भी इच्छा जागृत हुई है कि वो IVF सेंटर जा करके जो लड़का हो जाए, इसके लिए वो एक और आशा की किरण होती है। इस तरह की महिलाएं आती हैं जी, बहुत सारी महिलाएं आती है हमारे यहाँ जो बोलती है, जिनको पहले लड़की हुई है और फिर बोलती है कि लड़का हो जाए, इस टाइप की। हाँ, तो ये भी आती है हमारे यहाँ कि लड़का हो जाए, लेकिन हम लोग साफ मना कर देते हैं ऐसी बात कि ये ऊपर वाला देने वाला आपको लड़का दे या लड़की दे, हम लोग 3 एम्ब्रियो डालेंगे, उसमें दोनों मिक्स रहता है, कभी हम लोग देख कर नहीं डालेंगे। ये इससे नेचर से छेड़छाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम लेकिन हम लोग देखे हैं कि इसमें IVF में लड़का ही होता है, ये तो कुदरत की देन है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ पहले से डायग्नोज करके उसमें नहीं डालते हैं। तो ये एक चीज़ कितने एज का क्या फैक्टर होता है इसमें, कितने से कितने एज तक की संभावना रहती है कि जो महिला है वो इससे? जी, जैसा हमने पहले बताया कि होने को तो हम लोग 56-58 ईयर्स में, है ना, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी कंसीव तो कर ही दे, वो कैरी भी कर रही है बेबी, है ना, फुल टर्म ले जाकर कैरी भी कर रही है, और वो अभी बोलती है कि अभी मुझे दूसरा भी करना है। उनमें चांस कम रहता है, लेकिन होता है, ये नहीं कि नहीं होता है उनमें। बस अगर आपके अंदर किसी भी पेशेंट के अंदर यूट्रस है तो 99% चांस है कि उसको बच्चा रहेगा। कोई उसमें डिप्रेशन का बात नहीं है, कोई घबराने का बात नहीं है, उदास होने का कोई या उम्मीद छोड़ने का कोई बात ही नहीं है। उनके आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। बस ये हाँ है कि अगर कम एज की है तो जल्दी चांस होता है हो जाने का, थोड़ा कम डिफिकल्ट होता है, लेकिन होता है उस एज में भी, मेनोपॉजल एज में भी। तो हम बता दें कि 50 से 56 वर्ष की महिलाएं भी आ रही हैं, यानी कहें तो दरभंगा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर रूही यास्मीन ने उन तमाम घरों को रोशन किया है जिन घरों के चिराग
बुझ गए थे या चिराग होने की संभावना नहीं थी, जलने की संभावना नहीं थी और लोग पूरी तरह निराश थे। लेकिन दरभंगा जैसे जगह पर IVF सेंटर खोलने के बाद जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ी, कितने मरीज आते हैं और कहाँ से आते हैं, मरीजों की संख्या क्या औसत? जी अभी तो हम लोग मंथ में 20 से 25 पेशेंट का IVF कर लेते हैं। और ये जो मरीज है, पहले तो हम लोग का दरभंगा और उसके मधुबनी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, पटना, इसके अगल बगल से आते थे। और लेकिन जैसे जैसे उन लोग को रिजल्ट पता चलने लगा तो अभी हमारे यहाँ यूपी से आकर करा रही हैं लोग। अभी हम लोग जस्ट अभी रिजल्ट आया है, 115 किलो की पेशेंट आई थी यूपी से। वो महाराष्ट्र में 2 बार IVF करा चुकी थी, दिल्ली में 1 बार IVF करा चुकी थी, फेल्योर केस। हमारे यहाँ भी फर्स्ट बार IVF कराई है, वो कंसीव करके तृप्ति, अच्छा पेशेंट का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो 115 किलो की। सबको को लग रहा था आश्चर्य कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल काम है शायद, लेकिन वो कंसीव करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। इसके अलावा हमारे यहाँ कलकत्ता से पेशेंट आ रही है IVF कराने, दिल्ली से बहुत सारी पेशेंट आई, यहाँ तक कि अरब से भी कुछ पेशेंट आ रही है कि मैडम आपका वहाँ बहुत कोई नाम लेता है, वहाँ से भी कराने आ रही है अभी हमारे यहाँ। औसतन कितने मरीज आते हैं, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है इस क्षेत्र में? जी, तो मंथ में 20 से 25 IVF तो हम लोग कर लेते हैं। आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन IVF जो कर रहे हैं हम लोग, तो 20 से 1 मंथ में 20 से 25 IVF पर मंथ। पहले तो ये शक था कि ये इसमें सक्सेस रेट क्या है, हालांकि सक्सेस रेट को लेकर के अलग अलग जो डाटा आ रहे हैं, तो सक्सेस रेट क्या होता है इसमें औसतन? जी, सक्सेस रेट ऐसे तो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है एवरेज जो है 30 से 34% है, पर हमारे यहाँ का जो अभी सक्सेस रेट है 60 to 90% जा रहा है। किसी मंथ में 60% भी होता है, किसी मंथ में 90% भी कभी कभी हो जाता है, जो हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और थैंक्स ऑलमाइटी गॉड को बोलते हैं कि मतलब इतना ये में इतना डिफिकल्टी में भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि पर केस हम लोग इंडिविजुअल उसको टैकल करते हैं, इंडिविजुअली उसको सुपरविजन करते हैं, कहाँ है क्या कर सकते हैं इसके साथ, उसको इंडिविजुअली उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और जो जो हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम उसको करते हैं, और उसको हर फेल्योर के उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से वो कंसीव करके ही जाए। क्या कम एज पर भी डिपेंड करता है सक्सेस रेट? जी, एज पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि जो कम एज वाली है वो जल्दी कंसीव करती है। मेन है कि कम एज वाली में भी ऐसा होता है, मेन ये डिपेंड करता है यूट्रस पे। अगर मेनोपॉजल नहीं है, मतलब महीना उसका बंद नहीं हुआ, 50 क्रॉस नहीं की है, तो उसके कम में अगर यूट्रस कैसा उसका, उस यूट्रस का एक लेयर देखा जाता है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर वो अच्छा है तो बहुत जल्दी कंसीव कर जाती है। मेन उसी पे डिपेंड करता है उसका। तो अगर वो रिसेप्टिव, उसको रिसेप्टिव बोला जाता है, अगर रिसेप्टिव उसका इंडोमेट्रियम है तो फिर वो ज़्यादा भी एज होने से बहुत पहले कंसीव कर जाती है। अगर कम ही एज है लेकिन उसका इंडोमेट्रियम खराब हो चुका है, आजकल जो टीबी भी, जेनाइटल टीबी बहुत कॉमन हो गया है, अगर उसको वो इन्फेक्शन हो चुका है तो उसकी वजह से भी थिन लेयर हो जाता है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। फिर हम लोग को इंडोमेट्रियम लाने में अच्छा खासा बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोसेस अभी हम लोग नए नए लाए हैं इंडोमेट्रियम को ठीक करने का, तो वो सब हम लोग काम करते हैं। इंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग हो गया, आजकल PRP आया है नया, वो हम लोग करते हैं। प्लेटलेट उसे उसके ब्लड से निकाल के फिर उसके अंदर डालना यूट्रस में, और एस्ट्रोजन जितना भी हम लोग डोज बढ़ाना है उसके हिसाब से। तो हम बता दें, मेट्रो हॉस्पिटल जो IVF सेंटर है, इसके लगातार इसके प्रचार प्रसार, जैसे मैडम ने भी कहा है कि विदेशों तक में अगर एक केस सक्सेस होता है तो कम से कम उस पूरे गांव में इस बात की चर्चा होती है कि देखो जो बांझ थी, जो निसंतान थी, उसके घर में भी बच्चा की आवाज़ गूंजने लगी है। और ये जो एक खुशी होती है, वो खुशी आप बयान नहीं कर सकते हैं। उतनी ही खुशी एक डॉक्टर को होती है क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत कर अपने पूरे आधुनिक तकनीक से उसे जो है सो उसे बांझ से जो है सो संतान के लिस्ट में उन्होंने दिया है। लेकिन एक चीज़ सवाल जो है कि लोग कहते हैं कि यहाँ दरभंगा में आधुनिक मशीन से लगातार इलाज, जितने हाई टेक्नोलॉजी हैं उनको ये इस्तेमाल करती हैं मरीजों के लिए, तो इसमें खर्च तो आता होगा। औसतन लोगों में चर्चा कि आखिर इसका खर्च कितना हो सकता है, कितने तक? जी, इसका खर्च तो सबसे ये लास्ट प्रोसेस होता है किसी को कंसीव करने का IVF, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पहले तो हम लोग IUI करते हैं, उससे अगर पहले इंडक्शन देते हैं, सिंपल दवा देकर मेडिसिन से कोशिश करते हैं कि उसको बच्चा रुक जाए। अगर उससे जब नहीं रुकता है तब हम लोग IUI करते हैं। IUI का भी सक्सेस रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। उसमें कुछ नहीं करना होता IUI में, सीधे हस्बैंड का स्पर्म लेके उसको हम लोग, एक मशीन आता है उससे उसका गंदगी सब हटा के उसको स्ट्रॉन्ग बना के उसके बच्चेदानी में हम लोग डाल देते हैं। तो वो भी नेचुरल प्रोसेस
प्रेगनेंसी हो गया, IUI, उससे भी अच्छा खासे लोग कंसीव कर जाते हैं। अगर उससे भी नहीं किए, वो हम लोग 4 साइकिल करीब करते हैं, अगर उससे भी जो बच जाते हैं तब हम लोग IVF में उसको ले जाते हैं। IVF से आपको बच्चा रखना है तो फिर हम लोग IVF करते हैं। तो IVF का जो चार्ज है बाकी जगहों से हम लोग अभी बहुत कम रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा पेरीफेरी है, यहाँ बहुत गरीब पेशेंट आते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कुछ गरीब को फ्री में भी कर रहे हैं हर मंथ में, कुछ को रखते हैं कि जिसको फ्री में हम लोग कर दें। और वैसा हम लोग जज कर लेते हैं पहले कि है सही में गरीब, तब हम लोग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट यही बोलती है कि हम बहुत गरीब हैं, तो जज करना पड़ता है पहले। और हमारे यहाँ जो IVF का चार्ज है वो 95,000 है। तो ये बता दें कि जिस तरह का एक घर में चिराग को जलाना पैसे से ज़्यादा महत्व होता है कि कम से कम उस महिला के सिर पर जो कलंक है वो दाग हट जाना। और ये जो पहले बाहर भटकते थे, दरभंगा में इस तरह के इलाज हो जाने के बाद और आधुनिक मशीन के साथ इलाज हो रहा है, और सक्सेस रेट यानी कि इसमें जो सफलता हासिल है वो 60 से 90% है। तो ये भी एज पर, तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि न सिर्फ डॉक्टर की, आपको इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए डॉक्टर रूही यास्मीन को कई बार अवार्ड भी मिले, कई जगह आपको अवार्ड मिले, कहाँ से अवार्ड आपको और किस? जी, सबसे पहला अवार्ड तो जब मैं PG कर रही थी तो उसमें मैंने टॉप किया था, तो नीतीश कुमार जी से मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद जब मैंने IVF खोला तब लोगों ने जाना, तब IVF खोलने के बाद से ही फिर मुझे अवार्ड मिलना शुरू हुआ। और सबसे पहला अवार्ड मुझे मुजफ्फरपुर में डॉक्टर CP ठाकुर जो है उन्होंने दिया। फिर मुझे जो शिक्षा मंत्री हैं पटना में मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं उन्होंने दिया, फिर अवार्ड से सम्मानित किया। फिर मुझे नारी सम्मान शक्ति से दरभंगा में मुझे सम्मानित किया गया। दरभंगा में और भी 5-6 जगह मुझे सम्मानित किया गया। फिर स्टाइल आइकन अवार्ड पटना में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो हम बता दें डॉक्टर रूही यास्मीन को लगातार सफलता भी मिल रही है और सम्मान भी। सम्मान इसलिए, ऐसे तो डॉक्टरी पेशा में आप किसी की जान बचा लीजिए वो एक सामान्य बात है और लोग सभी डॉक्टर करते हैं, लेकिन एक घर का जो चिराग जलाना है, जो एक निसंतान महिला है, जो बांझ महिला है, उसको एक इज्जत दिलाना, उसके गोद में बच्चा डालना, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये अलग तरह का एक कार्य भी है और इसे कहें तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर लगातार इन्हें अवार्ड मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ इनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में इस तरह की महिलाओं की आशा के कारण बनकर उभरी डॉक्टर रूही यास्मीन के लिए एक नया पहल भी हो गया। और इस क्षेत्र में और भी क्या करना चाहते हैं आप? अगला आपका कदम इससे है, इससे जुड़ा हुआ कुछ और आप करना चाह रहे हैं या? जी, हम लोग इसी लाइन में, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इस काम को लिए उन्होंने हमें चुना, तो इसी में हम लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं और भी थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं और थोड़ा और अच्छे से। हमारे यहाँ वैसे तो सब कुछ है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसके हस्बैंड को ये नहीं है, स्पर्म नहीं है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसका टेस्टिस से बायोप्सी लेके, वैसे जो हस्बैंड बोलता है कि हम बिल्कुल एजियोस्पर्मिक है, हम तो बांझ है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वैसे में उसके लिए भी हम लोग मशीन रखे हुए इक्सी करने के लिए, उसको इक्सी मशीन कहते हैं, वो हम लोग करते हैं। इसके अलावा लेजर हैचिंग है, जो नहीं हो पा रहा बहुत जगह से, तो हम लोग ट्राई करते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट बनाने का मशीन हमारे यहाँ है, उसमें 5 डेज एम्ब्रियो को हम लोग 6 डेज एम्ब्रियो तक बना के फिर उसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा बना के। तो ये सब उपलब्धि है और आगे और हम इसको बढ़ाना चाहेंगे, इसी क्षेत्र में हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे एक भी पेशेंट हमारे यहाँ से नहीं लौट के जाए, इसके लिए जो करना सकते हम करना चाहेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर रूही यास्मीन, जो न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में और IVF के क्षेत्र में अपना नाम रोशन की है और हजारों मरीजों के बीच अपने नाम को स्थापित किया है, वहीं सामाजिक सरोकार से भी लगातार इनका लगाव रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने लगातार कार्य किए हैं और खासकर शिविर के जरिए लगाकर इन्होंने इस बात को गर्ल्स स्कूल से लेकर के जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन महिलाओं के अंदर, जैसा इन्होंने कहा कि उनको काउंसलिंग करके उनको बोल्डनेस को बढ़ाना, सबसे पहले उनके चेहरे पर खुशी लाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। तो मिथिला मंच न्यूज धन्यवाद देते हैं ऐसे डॉक्टर को जो लगातार समाज में बेहतर कार्य करते हुए जनहित में कार्य करे और एक नई उपलब्धि को हासिल करे। धन्यवाद।